चलिए तो समझते हैं इसमें ये नॉन कंडक्टिंग अट्रैक्शन क्या हुआ। तो ज़रा समझते हैं। नॉन कंडक्टिंग अट्रैक्शन समझने के लिए देखो, डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सीधा एक टॉपिक को छोड़ो और दूसरे को उठाओ तो उनके बीच में कुछ कनेक्शन हो गया या बनना चाहिए। तो हो गया कैसे? देखो, कनेक्टिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। 3 तरह का है। पहले देख लो कंडक्शन, और ये आपने देखा ही है। कंडक्शन कुछ नहीं, एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, इस पे 5 कूलम चार्ज, इस पे लगभग लेटस से 7 कूलम चार्ज, और इन दोनों के बीच में हमने कंडक्टिंग वायर लगा दी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों हुआ चार्ज ट्रांसफ़र? चार्ज ट्रांसफ़र क्यों हुआ, ये कैसे कर पाए हम? तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज़। बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ। देखो, डायरेक्ट तो नहीं हुआ, वायर की वजह से हुआ कॉन्टैक्ट, इसकी वजह से इनका चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट है इनके बीच में, इसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया। आप समझ पाओगे चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? 7 से 5 को जाएगा, बड़े से कहाँ को जाता है, छोटे को जाता है, ठीक है। कब तक जाएगा? तब तक टिल चार्ज ऑन बोथ बिकम्स इक्वल। जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए तब तक ये जाएगा। तो ये इनिशियल कंडीशन थी। फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा कि चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद कब हो जाएगा, कि जब दोनों में कितना चार्ज आ जाए। देखो, ये 7 है, ये 5 है, तो 7 + 5 बाई आधा 2। अगर 3 बॉडी होती तो बाई 3 करते, 4 होती तो बाई 4 करते, तो 12/2 आ गया, मतलब 6 कूलम। तो इधर भी 6 कूलम आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 कूलम आ जाएगा, और ट्रांसफ़र हो जाएगा बंद। ख़त्म ट्रांसफ़र। ये कंडक्शन था। कंडक्शन में कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और चार्ज तब तक ट्रांसफ़र करेगा जब तक दोनों का चार्ज कन्फिग्रेशन सेम ना हो जाए। ये कंडक्शन था। कहाँ से कहाँ बात चले गई, है ना। देख लो इसे, फ़ोटो खींचो। अब देखिए, हम बात करते हैं कि हम बात तो ये कर रहे थे ना कि क्या 2 बॉडीज़ जिनका चार्ज सेम हो वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ सकती हैं, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। कब? जब चार्ज अपना ना हो, कांटेक्ट का ना हो, उधार का हो। तो दूसरा है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब उधार, ठीक है। हाँ, इंडक्शन जो कुकर होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस है। तो इंडक्शन मतलब क्या होता है, ज़रा समझो। लेट अस से ये एक इंसुलेटेड बॉडी है। क्या होता है इंसुलेशन या इंसुलेटेड बॉडी? मतलब कि क्या इसमें चार्ज होगा ही नहीं या इक्वल होगा। तो दूसरी बात सही है, इसमें चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, कुछ प्लस उतना ही माइनस, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन इसमें क्या रही होगी। लेट अस से अपने अजम्पशन के लिए हम 5 प्लस और 5 माइनस मान लेते हैं। तो होगा क्या, एक प्लस के लिए दूसरा माइनस, एक प्लस के लिए दूसरा माइनस, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, फिर प्लस के लिए माइनस। 5 जोड़े बनने चाहिए थे, बन गए, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन रही होगी। पर तब क्या होगा कि जब ये किसी के प्रभाव में आ जाए, इन्फ्लुएंस में आ जाए, ठीक है। जैसे पहले हुआ था, वो जो 1000 कूलम वाली जो बॉडी थी उसके इन्फ्लुएंस में दूसरा आ गया था और अट्रैक्ट हो गया था। तो जैसे यहाँ पे हम एक ग्लास रॉड ले लेते हैं,
और इस ग्लास रॉड को, शायद आपको याद होगा, ग्लास में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या, जैसे ही हम इसके नियर ले जाएंगे इसे, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो जहाँ यहाँ आपको 10 का जोड़ा दिख रहा था ना, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, उसमें से नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो, इन्फ्लुएंस में आ गई हमारी इंसुलेटेड बॉडी। अब अगर इधर मैं लगा दूँ ये पॉजिटिव, तो क्या होगा? इधर आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा, इसकी जगह, ग्लास रॉड की जगह अगर हम एवोनाइट या माइका की रॉड लें, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर उसी एवोनाइट या माइका रॉड को इधर लागे जो नेगेटिव होती है, तो इधर दोबारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो होप कि आप ये 4 केसेस समझ पाए होंगे। अब देखो यहाँ पे पास आ गया, तो हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या मिले कि पहली बात, कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। दूसरी बात, कोई चार्ज ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। पहले तो हुआ था, आज कहाँ हुआ? जब कांटेक्ट ही नहीं होगा तो कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तीसरी बात, वो परमानेंट चेंज था, ये टेम्पोररी चेंज है। क्यों है ये टेम्पोररी चेंज? क्योंकि जैसे ही मैं इस ग्लास रॉड को यहाँ से हटाऊंगा, फिर ये आपस में वॉबल करने लग जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, तो इनिशियल वाली कंडीशन ही आ जाएगी। ये इंडक्शन है, यही एक्सप्लेनेशन था उस चीज़ का। जैसे ही वो 1000 कूलम से, वो 1000 कूलम वाली बॉडी से उसका चार्ज छीन लोगे, तो वो इन्फ्लुएंस से हट जाएगी अंदर वाली रॉड। तो वो इंडक्शन की वजह से हुआ। यहाँ पे कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं है, और सारा चेंज कैसा है? टेम्पोररी है। ठीक है। तीसरी और चीज़ होती है, तीसरी चीज़ क्या है? इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया। तीसरी चीज़ है रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से भी चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। हम इसे 2 तरीके से समझेंगे। तो एक सेंसर होता है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है? टीवी रिमोट होता है। जो टीवी रिमोट होता है, उसके आगे यहाँ पे एक इंफ्रारेड ब्लास्टर लगा रहता है। वो क्या करता है? टीवी को सिग्नल भेजता है, जैसी कमांड, ऑन ऑफ, चैनल स्विच, ये सारी चीज़ें। तो मीडियम क्या इनके बीच में? भाई मीडियम तो आपको भी पता है, रेडिएशन ही तो है। इंफ्रारेड रेडिएशन गई, वहाँ पे कोई सेंसर लगे रहते हैं। पीजो, पीजो मतलब क्या होता है? प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव सेंसर लगे रहते हैं, और जैसे ही यहाँ से रेडिएशन की मदद से चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, ये भी एक तरह की वैसी है जैसे पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन गन थी, तो यहाँ पे भी गन होती है, छोटी सी सेंस में, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ उन चार्ज का, तो यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव जो सेंसर है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ, और वो कमांड उसमें दे रखी होगी, तो उसी कमांड की जैसे वो काम करेगा। तो एक तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर समझ गए हम। अच्छा, दूसरा आपने एक और चीज़ देखिए, एक्सरे। तो एक्सरे में भी क्या होता है? बीटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं ना, बीटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। एक्सरे भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बीटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, और आपको भी पता है जब ये बीटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, अगर इस बीटा इलेक्ट्रॉन की रे को किसी हैवी प्लेट ने रोका, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरे बनाता है, और एक्सरे बनाता है नहीं तो और भी चीज़ होती है। आपको ये पता है, ये मेल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसी रे को हम बोलते हैं हार्ड एक्सरे, जो मेल्ट मोल्ट कर सकती है। ठीक है। एक और होती है सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे का काम कहाँ है? फ्रैक्चर होते हैं जो बोन्स में, उनकी एक्सरे बनाने में। ठीक है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, देखो रेडिएशन पढ़ रहे हो आप लोग, यहाँ पे भी चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, बीटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे भी चार्ज ट्रांसफ़र हुआ एयर ब्लास्टर की मदद से, पर यहाँ जो ट्रांसफ़र हुआ वो रेडिएशन की फॉर्म में हुआ।
जैसे यहाँ है इंफ्रारेड और यहाँ है एक्सरे, तो यहाँ पे रेडिएशंस के फॉर्म में हुआ, ना यहाँ कांटेक्ट था जैसे कंडक्शन में होता है, और ना यहाँ किसी चीज़ की इन्फ्लुएंस थी, जैसे वहाँ ग्लास रॉड की ज़रूरत पड़ी इंडक्शन में या एबोनाइट की, यहाँ पे वो भी नहीं पड़ी। ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज जो होता है मोड, इसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो 3 तरह के यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हुए, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। लेट अस से क्वेश्चन है, वी हैव 3 metallic identical spares A, B और C। 3 आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर एम पे। आइडेंटिकल मतलब इनका साइज़ क्या होगा, सेम होगा, शेप क्या होगी, सेम होगी, मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। मटेरियल अगर सेम हो गया इसका मतलब इनके चार्ज एक्वायर करने की टेंडेंसी क्या होगी, वो सेम होगी। मतलब तीनों सेम तरह का चार्ज दे सकते हैं, ले सकते हैं, इनकी लिमिट सेम होगी स्टोर करने की। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इनिशियली बात करता हूँ, तो इनिशियली क्या हुआ, ए पे -10 कूलम का चार्ज है, बी पे 6 कूलम का चार्ज है और सी अनचार्ज है 0 कूलम। अब क्या हुआ, कंडीशन 1, ए और बी को कनेक्ट करा और फिर सेपरेट कर दिया। पहले कनेक्ट फिर सेपरेट। कंडीशन 2, बी और सी को कनेक्ट करा, फिर क्या कर दिया, सेपरेट। कंडीशन 3, ए और सी को क्या करा, कनेक्ट करा और फिर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। एंड लास्ट, ए और बी को दोबारा कनेक्ट करा और फिर सेपरेट कर दिया। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन ऑल। सब पे अब नया चार्ज कितना होगा इसका पता लगाना है। तो करते हैं, बारी बारी से करेंगे, आ जाएगा। करेंगे कैसे, देखो इनिशियल चार्ज आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया, तीनों मेटेलिक हैं, आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज बराबर बटेगा इनमें, क्योंकि नेचर सेम है, साइज सेम है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी क्या सेम है। तो अगर इनके बीच में कांटेक्ट हुआ, मेटेलिक हैं, कंडक्टर हैं, कांटेक्ट हुआ तो चार्ज इक्वल बटेगा। तो कंडीशन 1 देखते हैं। कंडीशन 1 क्या थी, अगर आप ध्यान से देखो तो ए पे इनिशियली कनेक्ट होते वक्त -10 कूलम है, बी पे है 6 कूलम। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ -10 + 6, और क्योंकि 2 हैं तो 2 पे बटेगा, तो -10 + 6 हुआ -4 और -4/2 हुआ -2 कूलम। तो इसका मतलब कंडीशन 1 के आते आते ख़त्म होते होते ए पे जो चार्ज था उतना ही ऑब्वियसली बी पे होगा, और दोनों पे कितना है, -2 कूलम है। आते हैं कंडीशन 2 पे। अब इसके बाद क्या करा, बी से काम लिया गया, बी और सी को क्या करा, कनेक्ट करा। तो बी पे अब चार्ज 6 कूलम नहीं है, बी पे अब चार्ज कितना है, -2 कूलम है। और सी पे चार्ज कितना है, तो सी पे चार्ज आपका 0 कूलम है। उसके लिए शुरुआत है, बी के लिए दूसरी कहानी है, दूसरा पड़ाव है। तो दोनों का अब टोटल देखा जाएगा, तो बी का है -2, सी का है 0 अपॉन में 2, आपको पता है -1 कूलम आ जाएगा। तो अब बी और सी पे दोनों पे सेम चार्ज है, कितना, -1 कूलम। कंडीशन तीसरी, अब ए और सी को कनेक्ट करा, ए के लिए दूसरी बार है, सी के लिए पहली बार है। तो ए पे चार्ज कितना है, ऊपर वाली कंडीशन से देखो -2 कूलम है, क्योंकि ए का एक बार काम बन चुका है, अब दोबारा ले रहे हैं।
तो ए पे -10 कूलम नहीं लेंगे, अब -2 कूलम लेंगे। और सी पे कितना चार्ज है, -1 कूलम है। दोनों को जोड़ा तो टोटल अब आया -2 -1/2, मतलब -3/2। इसे ऐसे ही रहने दो अभी, तो -3/2 कूलम है ना। तो इतना ही चार्ज दोनों पे होगा डिवाइड, है ना। टोटल बाई 2 हो रहा है, ये समझ लेना, टोटल तो बस ये था, ठीक है। तो अब कंडीशन 3 में जितना ए पे उतना ही सी पे, और दोनों पे कितना है, -3/2 कूलम। फाइनल कंडीशन, ए पे अब चार्ज कितना है, -3/2 है, और बी पे चार्ज कितना है, तो बी कहाँ आ गया, बी यहाँ था इमीडिएट, बी पे है -1 कूलम। तो अब टोटल कितना हुआ, सी की तो कहानी ख़त्म ना, तो सी पे यहाँ पे गोला बना दिया, फाइनल आंसर सी का ये हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं टोटल, तो -3/2 -1 और होल डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो -5/4 कूलम आ जाएगा। चेक करो, -3 -2 -5 -5/4 कूलम। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऐसा है कि ए और बी पे तो सेम चार्ज है, कितना, जो आपका ये है -5/4 कूलम, पर सी पे चार्ज कितना है, सी पे चार्ज है -3/2 कूलम। ये बड़ा क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या कहा था, इसने कहा था दुनिया में कोई भी दो बॉडीज़, चाहे एक प्लेनेट हो और दूसरा एक मिट्टी का दाना हो, या दो सितारे हों, दो प्लेनेट हो, दो इंसान हो, कुछ भी हों, अभी के लिए उन्हें ऐसे मान लेते हैं दो। शेप यहाँ मैटर नहीं करती, शेप आप कैसे भी बनाओ, इनकी शेप कैसे भी बनाओ, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। हमें इनके मास से मतलब है, तो इसका मास m1 मान लो और इसका कितना मान लो, m2, और इनकी जो सेंटर है, उन्हें जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उनके बीच की डिस्टेंस को r मान लो। तो न्यूटन्स ने ये बोला था कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। तो फोर्स बिटवीन देम इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। पहली बात तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। दूसरी बात, वो जो फोर्स लगने वाला होगा वो हमेशा ऐसे नहीं लग सकता, ऐसे नहीं लग सकता, ऐसे घूम के नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सेंट्रल फोर्स होगा, जो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रल। तो एक तो सेंट्रल फोर्स होगा, दूसरी बात कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव मतलब हमने देखा था पिछली बार भी, पिछली क्लास में, कि कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है कि अगर हम बाहर से देखें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हलचल ही नहीं है, कंजर्वेटिव है। ये इस पे जितना लगाएगा उतना ही ये इस पे भी लगाएगा, टोटल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और टोटल फोर्स 0 हो गया तो वर्क भी कितना होगा, 0। वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स 0 हो गया तो वर्क भी कितना होगा, 0। तो कंजर्वेटिव मतलब यह है कि वर्क कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और सबसे मेन बात, अट्रैक्टिव होगा, सेंट्रल होगा, कंजर्वेटिव होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इसका मतलब क्या हुआ, आप यही दो बॉडीज रहने दो, इतनी ही डिस्टेंस रहने दो, इनको वैक्यूम से उठाकर पानी के अंदर ले आओ, कहीं भी ले आओ,
ये फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, ये हमेशा इतना ही रहेगा, इंडिपेंडेंट है मीडियम के। इतनी सारी राम कहानी के बाद न्यूटन ने बोला था कि ये जो फोर्स जिसकी आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो, तो ये फोर्स क्या होगा। तो पहली बात, ये मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी बात, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्स होगा। इस चीज़ को स्पेसिफिकली आपको भी पता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। दो चीज़ें थी कि एक तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट तो बोलते भी नहीं है, प्रोपोर्शनल बोल लो, और दूसरा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जब दोनों को ज्वाइन करा जाता था तो फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर आता था। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती थी तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और कुछ लोग माइनस लगाते थे, कुछ ही नहीं लगाते थे। माइनस मतलब हमेशा ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, हमेशा ये अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, जी आपको पता ही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल है तो हर समय सेम होगा। और इस जी के आपको डायमेंशन एक बार निकाल के लाने हैं, दिखाने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ थी। तो न्यूटन ये बात अपनी मिड 1700 AD तक कह चुका था, 1700 ईस्वी तक कह चुका था। इसी को बेस मान के कुलम्स, जो जिनकी यूनिट भी आप पढ़ते हो चार्ज की, कुलम्स ने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला। कुलम्स ने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला। उन्होंने क्या बोला कि मेरा भाई न्यूटन क्या कह गया था, दो बॉडी लो, मैं भी दो बॉडीज़ लूँगा। उसने बोला शेप कैसी भी लो, मैंने भी बोला शेप कैसी भी लो। उसने एक बॉडी ए मानी, मैंने भी ए, उसने एक बॉडी बी मानी, मैंने भी बी। उसने बोला सेंटर से लाइन ज्वाइन करो और उसे आर मानो, मैंने भी बोला ठीक है भाई आर ही मानेंगे। उसने बोला m1 m2, मैंने बोला नहीं अब नहीं भाई, बहुत हो गया। तो m1 m2 की जगह मैं लूँगा q1 और q2, वहाँ मास यहाँ चार्ज। उसने बोला हमेशा अट्रैक्टिव होगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा चार्ज पे। क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन की कोई बात हो ही नहीं सकती थी, यहाँ हो सकती है, अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। ठीक है, स्पेसिफिकली लिखें तो अट्रैक्टिव कब होगा, मान लो जब Q1 और Q2 जो हैं, जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस, तो अट्रैक्टिव होगा। और रिपल्सिव कब होगा, जब Q1 Q2 जो हैं उनके बीच में क्या हो, एक प्लस तो दूसरा भी प्लस, एक माइनस तो दूसरा भी माइनस। तो आपको यहीं से पता चल गया कि हाँ अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। सेंट्रल ये भी होता है, कंजर्वेटिव ये भी होता है, पर ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंडेंट ऑन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो यूनिवर्सल है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम कुछ भी बदल जाए, रहना वही है जब तक आप फिज़िकल कंडीशंस चेंज ना करो, पर ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। और स्पेसिफिक बोलूँ तो जो फोर्स आने वाला है, मीडियम के साथ एक चीज़ जुड़ी रहती है, डेंसिटी, डेंसर कितना घना है। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती रहेगी उतना ये फोर्स कम होता रहेगा। इसका मतलब इस फोर्स ने वैक्यूम में होना होगा बड़ा मैक्सिमम, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे ही मीडियम चेंज होते रहेंगे, हवा से पानी, पानी से और कुछ विस्कस, मोलेसिस, हनी, तो ये फोर्स कम होता रहेगा। तो दो बातें आपको पता चली। अगर आपसे मैं बोलूँ न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स और कुलम्स के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनमें सिमिलरिटी क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई सिमिलर ही है दिखने में, यहाँ m1 m2 है, वहाँ एनालॉगी में Q1 Q2 है। इसने भी बोला कि सेंट्रल और कंजर्वेटिव है, उसका भी सेंट्रल और कंजर्वेटिव है। ठीक है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वो भी करता है। इतनी चीज़ें थी।
कुछ और जोड़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी न्यूटन्स के एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, स्पेसिफिकली थर्ड लॉ वाले, और यहाँ पे भी न्यूटन्स के एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। यहाँ पे भी सेम है सर, पर ये तो कुलम है, कुलम तो है पर न्यूटन ने ही दिए थे लॉ ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो यहाँ पे भी यही बोलेंगे कि न्यूटन्स के एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ मास में करते हैं, यहाँ चार्ज में करते हैं। तो इतनी चीज़ है। अब देखो थोड़ी और बातें। अब इन्होंने सिंपल सी बात क्या कही, तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो समअप करते हैं। तो कूलम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा Q1 Q2 के डायरेक्ट होगा। दो कंडीशन आ सकती हैं कि अगर Q1 Q2 0 से ज़्यादा और Q1 Q2 0 से कम। देखो 0 से ज़्यादा हुआ इसका मतलब Q1 और Q2 के साइन क्या सेम है, दोनों प्लस या दोनों माइनस। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा, रिपल्सिव होगा। और Q1 Q2 लेस देन 0 तो फोर्स कैसा होगा, यहाँ अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, एक प्लस दूसरा माइनस। पहली बात ये कही, दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, समअप करें, तो आपको मिला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्ट हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो अभी के लिए K मानो आर स्क्वायर। अब जो CGS यूनिट होती है, CGS क्या होती है भाई, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा आप बोल दो कि फोर्स की वैल्यू आ गई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पर जो हमारी MKS मीटर किलोग्राम सेकंड या SI जो सिस्टम है, उसमें K की वैल्यू स्पेसिफिकली होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, टाइम होगा तो आज ही बताएंगे, ये होती है। तो अगर यहाँ से देखें तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q1 फिर Q2 फिर आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ की नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ थी। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹, और यूनिट यहीं से बनाओ, इसको यहीं रहने दो, इसी की तो चाहिए। फोर्स की क्या है, न्यूटन, ये इसकी चाहिए, तो आर स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो फोर्स के साथ आर स्क्वायर गया, क्योंकि फोर्स अगर न्यूटन है तो आर स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 आएगा नीचे, तो कुलम की पावर -2, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 9 × 10⁹, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे बोलते हैं एप्सिलन, एप्सिला मत बोलना, एप्सिलन। ठीक है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस समझ जाना वैक्यूम ही है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अब इसकी वैल्यू देख लो 8.8 × 10⁻12। आप खुद देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, तो उसके लिए ये है, जब एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो ये है, आज एप्सिलॉन नॉट खुद ऊपर है तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब एप्सिलॉन नॉट नीचे है यहाँ पे तो ये चीज़ है, आज एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2, और कुलम का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। और 4 पाई के अगर आप वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली वही आना है इससे। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग। आज क्लास 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और हमने पिछली क्लास में कूलम्स लॉ
पढ़ लिया था। आज इसमें न्यूमेरिकल्स फुल ऑन तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। कूलम्स लॉ, क्या पढ़ा था हमने कूलम्स लॉ में कि दो कोई सी भी बॉडीज़ जिनमें कुछ चार्ज हो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है एयर या वैक्यूम में वैलिड अभी के लिए। ये चेंज होता है मीडियम के साथ। कूलम्स लॉ ये न्यूटन लॉ के जैसा नहीं है कि हर समय एक ही रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम नहीं होता ये, ठीक है, चेंज होता रहता है। फिर आपको ये बताया था 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है और यूनिट यहीं से बनाते हैं, ये यहीं रहने देते हैं। फोर्स न्यूटन, आर ऊपर गया r² तो मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे आया तो कूलम की पावर -2। फिर मैंने आपको बताया था ये एप्सिलन नॉट, एप्सिलन बोलते हैं इसे। ये एप्सिलन क्या होता है? तो इसे बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है उसे बोलते हैं एप्सिलन नॉट। नॉट मतलब एयर हो गया, वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻⁻12। दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले रहा हूँ मैं इसे, यूनिट यहीं से बनाएंगे। देखो जब एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है, क्योंकि 4π की कोई यूनिट नहीं होती, जब एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है तो न्यूटन प्लस में होता है, मीटर स्क्वायर भी प्लस में होता है और कूलम माइनस में होता है। पर जब एप्सिलॉन नॉट खुद ही चाहिए तो इन वैल्यूज़ को नीचे आना पड़ेगा। तो न्यूटन की पावर -1 हो जाएगी, मीटर का क्या हो जाएगा -2 और कूलम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से भी आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? 1 लिखो, 4π लिखो, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो और 9 × 10⁻9 को नीचे भेज दो, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं अब। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो मान लो मुझ पे सेम साइज के दो यहाँ पे पीसीज हैं, ठीक है। एक है आयरन का और एक है माइका का। आपको पता है आयरन क्या होता है? कंडक्टर। और माइका क्या होता है? इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक होता है वैसे तो। डाइलेक्ट्रिक पिछली क्लास में पढ़ाई था आपने, जो खुद कंडक्टर नहीं होते पर उनकी सरफेस कंडक्टर के जैसे बिहेव करती है। दोनों के साइज सेम है। अब क्या हुआ, मान लो ये साइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी समझेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। इतनी फिजिक्स हमारी ठीक से सिस्टमेटिक वे में है नहीं, क्लास 11-12 की है ना, तो कहीं भी कुछ भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी तरफ भेजी तो हमने ये देखा आयरन से तो पास हो गई पर इनसे पास नहीं हुई, ऐसे भागी यूँ। मतलब वो पास ही नहीं होना चाहिए इससे माइका के अंदर से। उसे भी पता है माइका के अंदर से पास होने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को तो अपोजिशन मिलेगी हर समय। हमेशा मेरा क्या होता रहेगा? विरोध होता रहेगा, तो वो अंदर से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, ठीक है, या परमिटिविटी क्या हुई? देखो परमिटिविटी के अंदर ही परमिशन छुपा है। ये और ये दोनों का साइज सेम, मटेरियल अलग है। एक आयरन है और दूसरा क्या है? माइका है। एक ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पास होने दिया और अपने को इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कर दिया, और दूसरे ने पास ही नहीं होने दिया और इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर पाया। तो इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये ईजिली परमिशन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पास होने की, और वो दे ही नहीं रहा है। तो परमिटिविटी मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी to get charge or to allow electric field to pass through it, अपने से इसे पास होने देगी, ये होता है, ठीक है। तो परमिटिविटी आपको समझ में आ गया। ये किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाती है। चार्ज कब होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से गुजरेगी तब, ठीक है। तो आपको परमिटिविटी समझ में आ गया।
अब ये परमिटिविटी एक चीज़ हो गई। चलिए थोड़ा इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। क्या है ये रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव मतलब होता है रेशियो, ठीक है। किस चीज़ का रेशियो है ये? पहली बात, इसे या तो के या एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, आर फॉर रेशियो। तो एप्सिलॉन आर क्या है? परमिटिविटी इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है, वाटर हो सकता है। और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मीडियम ऊपर, फ्री स्पेस नीचे, मीडियम ऊपर और फ्री स्पेस नीचे। तो एप्सिलॉन आर क्या हुआ? देखो, परमिटिविटी इन एनी मीडियम को हम एप्सिलॉन एम लिख देते हैं, एम मतलब मीडियम। और फ्री स्पेस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। ये वेरी करेगी, ये हर मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी, पर ये हमेशा फिक्स रहती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एप्सिलॉन एम की तो हमें पता नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की पता होनी चाहिए। 8.8 इंटू 10⁻⁻12 होती है, जो कि ये रही। अब एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होगी और कोई डायमेंशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रेशियोज की ना कोई यूनिट होती है और ना कोई डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ ऊपर है, सेम चीज़ नीचे है, तो ना इसकी कोई यूनिट होगी ना इसके कोई डायमेंशन होंगे। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो रेशियो आया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो हमारा रेशियो आया रिलेटिव परमिटिविटी, ये कुछ जो आपके कोर्स में स्पेसिफिक मटेरियल है उनके लिए इसकी वैल्यू क्या क्या है, तो हमें देखना है। तो नोट करके लिखिए, एप्सिलॉन एम और के एक ही चीज़ है। तो अब मैं के यूज़ करूँगा। के वाटर के लिए 81 होता है। चलो 80 से 81, कोई 80 लेता है, कोई 81 लेता है। के ऑफ एयर, एयर का के 1 होता है, ठीक है। के ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है, ये आपका लगभग 72 होता है। और के ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक तरह का सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 के लिए लगभग ये वैल्यू 0 होती है। इसे स्टार लगाना, समझाऊंगा मैं। अब देखिए होगा क्या। मैंने आपसे बोला दूसरा नोट कि ये जो सिस्टम था ना दो चार्जेस का, Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। और इसी सिस्टम को मैं फ्रॉम एयर से मान लो किसी मीडियम में ले गया। एयर में तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, मीडियम में परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन एम है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ले गया, ना चार्जेस की वैल्यू चेंज करी ना डिस्टेंस चेंज करा, तो मेरा नया फोर्स क्या होगा? तो देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। Q1 Q2 वही रहा, R भी वही रहा। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि अब एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम यूज़ होगा, ऐसे ना। 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2/R स्क्वायर, ये यूज़ होगा। और एप्सिलॉन एम कभी कभार दिया रहता है, नहीं तो कभी कभार देखो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से देखो एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये चीज़ तो के के बराबर है। एप्सिलॉन आर जो है परमिटिविटी रिलेटिव, वो के बराबर है। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आई? के एप्सिलॉन नॉट आई। तो यहाँ पे हम के एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा Q1, यहाँ पे आएगा Q2, यहाँ पे आएगा R स्क्वायर, ठीक है। तो के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एक नई टर्म जुड़ गई अपॉन में कितनी? के। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ पता चली, वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या पता चली। वो नई चीज़ क्या पता चली आपको? वो नई चीज़ आपको ये पता चली कि आप के को तो अलग रखो, के को अलग रखा तो आप पे बचा क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें, ये वो टर्म है जो उस फोर्स की होती है जो हम एयर में निकालते हैं। तो फोर्स इन एयर, जिसे हम
एफ नॉट भी लिख देते हैं बहुत बार, है ना। तो आपको ये पता चला कि एफ डैश बाई एफ नॉट मतलब एयर 1/k होगा, या k की वैल्यू होगी एफ नॉट बाई एफ डैश। इससे आप क्या समझे कि जैसे ही आपका मीडियम कुछ भी हो जाए एयर के अलावा कुछ भी हो जाए, तो आपका फोर्स कम हो रहा है। ध्यान से देखो, एयर में ज़्यादा है क्योंकि k की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी, अपार्ट फ्रॉम CCl4 जो हमने स्टार लगा रखा है। तो ये नीचे वाली चीज़ अगर बढ़ गई, 1 से ज़्यादा हो गई, तो ऑब्वियसली जो ये नया फोर्स आएगा ये पहले वाले मतलब एयर वाले फोर्स से कम ही होगा, आधा होगा, है ना। मतलब एफ डैश एफ नॉट बाई 80 81 हो सकता है, 72 हो सकता है, एयर तो है ही जनरल केस, या इन्फानाइट हो सकता है ना। ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन्फानाइट इन द सेंस ये है कि इन्फानाइट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, ये कहना है, ठीक है। तो एक्सेप्शन आपको पता ही है यहाँ पे कौन है, CCl4 है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम सम अप करके ये भी लिख सकते हैं और इसे मास्टर फार्मूला बना लेना अपना। मास्टर फार्मूला क्या हो गया कि जो आपका k है या जो आपका एप्सिलॉन r है वो एप्सिलॉन नॉट ऊपर और एप्सिलॉन m नीचे। अब आप यहीं से देखो, उसे भी भूल जाओ चाहे, अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे था, अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो एफ नॉट तो ऊपर था, ये एफ नॉट ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, नीचे। इसका मतलब अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर हुआ तो एफ नॉट कहाँ आएगा, नीचे। एक और बार वेरीफाई करो, देखो एप्सिलॉन एम कहाँ है, नीचे, तो एफ डैश कहाँ है, ऊपर। इसका मतलब अगर एप्सिलॉन एम नीचे है जैसे यहाँ है, तो एफ डैश कहाँ आएगा, ऊपर। तो दो जगह से क्रॉस वेरीफाई हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम, आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ना, इसे बड़े से लिखना अपने रजिस्टर में पूरा और जगह रहने देना, और इसमें ऐड करते जाएंगे जब जब हमारा आता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, इसे जरा एक बार। चलिए तब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन तभी अटैम्प्ट करना, पहले इन्हें पढ़ लो अच्छे से ताकि पेजेस फ्लिप ना करने पड़े। तो देखो हम पे पहला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज हाफ्ड, हाफ भी लिख सकते हो आप, हाफ्ड, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर डबल्ड, कैलकुलेट न्यू फोर्स। नया फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ये आपके क्वेश्चन है, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया, आधा कर दिया, और जो इंडिविजुअल चार्जेस थे उनको डबल कर दिया, तो आपको नया फोर्स निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जनरलाइज करके सीधा ये लिखो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका जनरल केस हो गया। सेकंड केस में मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्या मॉडिफिकेशंस, देखिए डिस्टेंस कर दिया आधा, तो मतलब जो नया डिस्टेंस है वो पुराने वाले का आधा है, R/2 है, और इंडिविजुअल चार्जेस को डबल कर दिया। इसका मतलब Q1 और Q2 जो दोनों डैश हैं नए वाले, Q1 डैश और Q2 डैश, वो 2 टाइम्स ऑफ Q1, चलो ऐसे लिख लेते हैं, Q1 डैश जो है वो 2Q1 हो जाएगा और Q2 डैश जो है वो 2Q2 हो जाएगा। तो अगर नया फोर्स F डैश होता तो आप लिखते हो उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Q1 डैश, Q2 की जगह Q2 डैश,
और आर डैश का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इसे पुराने से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। Q1 डैश की जगह 2Q1, Q2 डैश की जगह 2Q2 और नीचे R डैश की जगह R/2 का होल स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं 2 2 जो होगा 4, 4 ऊपर है और नीचे होगा R²/4, और जो चीज़ नीचे होती है वो कहाँ जाती है? ऊपर। तो एक 4 तो है ही ऊपर, एक 4 नीचे से गया, तो 4 4 जा बना 16, और फिर आप पे बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। पर बात तो यह है कि ये फर्स्ट इक्वेशन से F है, तो आप पे 16F आ गया, मतलब नया वाला फोर्स क्या हुआ? 16F हुआ। पर सर आप तो बोल रहे थे हमेशा फोर्स कम होगा, तो यहाँ मीडियम भी कहाँ चेंज हुआ? और वहाँ पे कंडीशंस क्या थी कि जो फिज़िकल बैरियर्स हैं, जैसे चार्जेस के इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन, जो उनकी चार्ज की वैल्यू है, और जो डिस्टेंस है उसे आप चेंज नहीं करोगे। यहाँ तो कर दिया, तो यहाँ पे चेंज आना ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद हम दूसरा करते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसे, अब डबल कर देते हैं। अब दोनों डबल लोगे तो हुआ क्या? ये तो सही है, ये 2R हो जाएगा, 2R, वो सही है, वो सही है, यहाँ पे लिखेंगे 2R का होल स्क्वायर। अब आपको भी पता है यहाँ से भी 4 और इधर भी 4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो आप पे उतना ही फोर्स आएगा जितना पहले था। पहले 4 ऊपर गया था क्योंकि डिवाइड में था, आज तो न्यूमरेटर में है, 4 से 4 कैंसिल होगा, उतना ही फोर्स आएगा। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी दी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो मीडियम के परमिटिविटी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वेलोसिटी ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। हुज रिलेटिव परमिटिविटी इज 9। रिलेटिव परमिटिविटी आपको 9 दे रखी है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि आपको परमिटिविटी निकालनी है मीडियम की, जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, अगर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो? 9 हो। तो शायद आपको फार्मूला पता हो, के होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह है वो एब्सोल्यूट, यह है फ्री स्पेस की, और यह है रिलेटिव। तो एप्सिलॉन m जो है वो आपका आ जाएगा k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। के आपको 9 दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है? 9, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 8.8 इंटू 10⁻⁻12। तो आप देख सकते हैं अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो तो आप पे आएगा 79.65। देखो 8.8 इंटू 9, देखना पड़ेगा, 8.8 इंटू 9, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 9 79, तो आप पे आएगा 79.2 इंटू 10⁻⁻12। और क्योंकि के की कोई यूनिट नहीं होती, तो एप्सिलॉन एम की वही यूनिट होगी जो एप्सिलॉन नॉट की होती है। तो क्या होती है? न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2 और कूलम का स्क्वायर, ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द न्यू फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 if they are placed in water?
के ऑफ वाटर कितना है 81 है। ये क्वेश्चन है नया कि नया फोर्स क्या होगा Q1 और Q2 के बीच में अगर अब हम इन्हें वाटर में प्लेस कर दें। तो मेन बात तो ये है कि ना इन्होंने बोल रखा चार्ज का कुछ हो रहा है मतलब सेम ही रहेगा, और ना डिस्टेंस के बारे में कुछ बात करी मतलब डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए के ऑफ वाटर या एप्सिलॉन आर हमेशा क्या होता है। आपको पता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरी बात देखो, अगर एप्सिलॉन ऊपर है तो एफ कहाँ आएगा नीचे। एप्सिलॉन एम के करस्पॉन्डिंग होता है एफ एम, फोर्स इन मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे है तो एफ नॉट आएगा ऊपर, फोर्स इन एयर आएगा ऊपर। ठीक है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू तो 81 हो गई। ठीक है, एफ नॉट ऐसी रहने दो, एफ एम ऐसी रहने दो। नया फोर्स बोल रखा उन्होंने, नया तो ये होगा, ये पुराना है, तो एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ नॉट बाई 81, मतलब इतना कम हो जाएगा। ऐसे लिखना था इसे कि नया जो फोर्स होगा नई मीडियम में वो पहले वाले का 1/81 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑफ Q माइक्रोकूलम सेपरेटेड है, सितंबर नहीं है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, साथ साथ चलोगे तो पता चलता रहेगा। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, रिपेल ईच अदर बाय फोर्स कैपिटल F on adding +4 microcoulomb to one and -4 microcoulomb to other. The force between them decreases to 0.8 F. 0.8 F. फाइंड Q निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो ये पहला आपका असली क्वेश्चन है कि दो इक्वल और सिमिलर चार्जेस हैं Q माइक्रोकूलम के, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R है। एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं F फोर्स से। अब हमने एक चार्ज पे +4 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज पे -4 माइक्रोकूलम की एडिशन कर दी। अब क्या हुआ, फोर्स इनके बीच का डिक्रीजेज 2 है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मतलब इतना ही हो गया। अगर यहाँ बाई होता डिक्रीजेज बाई मतलब क्या हुआ कि इतना कम हो गया 0.8 F, F से 0.8 F कम हो गया, तो नया फोर्स कितना होता 0.2 F होता। पर आज ये नहीं करना। ठीक है, आप इसे होमवर्क लिख लो कि अब हो जाएगा डिक्रीजेज बाय 0.8 F, तो आप ऐसे करोगे, ये आपका नया फोर्स 0.2 F। आज 2 है मतलब F से सीधा 0.8 F हो गया। इसको क्वेश्चन को ऐसा भी बनाया जा सकता था कि डिक्रीजेज बाय 0.2 F, तो 0.2 F अगर डिक्रीज होता तो F माइनस 0.2 F मतलब 0.8 F ही आता। तो दो पहलू हैं एक सिक्के के, बात वही है। डिक्रीजेज बाय 0.8 F आप खुद करेंगे, वहाँ आपको 0.2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं। अब देखिए डिक्रीजेज टू 0.8 F और Q की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले तो सिंपल सा लिख लो। मान लो फोर्स हुआ F फोर्स कब था, जब डिस्टेंस कितना था R था, मीडियम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो डिस्टेंस कितना था R था, उसका स्क्वायर लेंगे। और दो इक्वल एंड सिमिलर चार्ज हैं। सिमिलर मतलब इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में, सिमिलर मतलब उनके साइन भी सेम होंगे, दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। तो प्लस लेके चलो, अपने लिए ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, प्लस ही लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे Q माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी लिखोगे Q माइक्रोकूलम। ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया।
ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। उन्होंने क्या बोला, अब जो नया फोर्स है वो डिक्रीजेज टू 0.8 एफ हो गया। 2 मतलब सीधा सिर्फ यही लिखना है, 0.8 एफ लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा। पर ये कब हुआ, क्योंकि डिस्टेंस का कहीं नहीं बोल रखा, तो डिस्टेंस तो r² ही है। पर ये कब हुआ, जब एक फोर्स में +4 कूलम ऐड करा और दूसरे फोर्स में -4 माइक्रो कूलम ऐड करा, तो एक तो आपका बना Q + 4 माइक्रो कूलम और दूसरा आपका बना Q - 4 माइक्रो कूलम। एक Q + 4 और दूसरा Q - 4। अब ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है कि ये प्लस माइनस से तो नहीं होगी सॉल्व। कैसे होगी सॉल्व, डिवाइड करके। तो इनको डिवाइड करते हैं, पहले को दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो आप पे क्या होगा, F ऊपर 0.8 F नीचे, और थोड़ी चला के दिखाओ, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल, बचा क्या, Q × Q, Q² बचा। ये समझ में आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, r² से r² हो गया, माइक्रो से माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो, बस F ऊपर 0.8 F नीचे, Q × Q, Q² ऊपर, और Q + 4 और Q - 4 नीचे। हालांकि मैं इसे Q² - 16 भी लिख सकता था, जो कि अब लिख लेंगे। F से F कैंसिल, आप पे बचा 1/0.8, यहाँ पे Q² और यहाँ पे आप पे बचा Q² - 16। ठीक है, a + b, a - b, a² - 4 का स्क्वायर। अच्छा, इसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 1/0.8 मतलब हो गया 10/18, एम आई राइट, 0 ऊपर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Q² / Q² - 16, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 टाइम्स Q² - 16 विल बी इक्वल टू 9Q²। अगर आप इन्हें खोलेंगे तो 5Q² - 16 5 जा 6 5 जा 30, 16 5 जा आई थिंक 90 इज इक्वल टू 9Q²। 16 5 जा 80। हाँ 80। चलिए अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं है, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जा लो, है ना। तो आप पे क्या आएगा, -80 इधर और 9Q² - 5Q² आ जाएगा। तो -80 कितने के बराबर, 4Q² के, माइनस ही आ रहा है ना। (5Q² - 80 इज इक्वल टू 4Q²। तो 4Q² बता रहे हैं, (10 / 18.80 तो है। हाँ ओह यस, ये 0.8 है, 18 नहीं है, तो यहाँ 8 आएगा, ये गलती हो गई। ठीक है, चलो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ओके, अब ये इधर करेंगे तो 5 × Q² - 16 5 जा 80 और यहाँ पे आ जाएगा 4Q²। अब इसको इधर ले आओ आप, तो 5Q² - 4Q² will be equal to 80. So that will be equal to Q² is equal to 80 and Q is equal to √80। अच्छा, 8 का रूट होता है 2√2, तो 2√2 और साथ में देखो 10 भी बच रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आएगा 2√20। देखो 4 को अंदर ले जाओ, 2 क्या है, बाहर आया, अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, तो 10 4 जा 40 और 42 जा 80, तो 2√20 इसका आंसर हो जाएगा, 2√20। अब इसे और भी कर सकते हो, कैसे, या तो 2√20 सही है, या तो एक काम करो, 20 को 5 × 4 लिखो और 4 का रूट कितना बाहर 2 और 2 पहले से, तो 4√5 भी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों चार्ज जितने हैं 4√5। बस अब हमें ये देखना है कि ये कूलम में है या माइक्रो कूलम में है, किस में है, कूलम में या माइक्रो कूलम में। आप ध्यान से देखो, क्यू आया ना, ये क्यू आया, माइक्रो तो कट गए, माइक्रो तो कट गए, इसका मतलब ये चीज़ किस में आई, कूलम में या माइक्रो कूलम में। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल देखना पड़ेगा, असली में क्यों माइक्रो कूलम था।
क्या था, क्यू माइक्रो कुलम। मैं इसे कुलम कब लिख सकता था कि जब मैं इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता, तब मैं इसे कुलम लिख देता। पर आज मैंने डिवाइड करा, मतलब मैंने उसकी आइडेंटिटी क्या कर दी, ख़राब कर दी। वो पहले से माइक्रो कुलम में था, तो जो आंसर आएगा वो भी किस में होगा, माइक्रो कुलम में होगा। क्योंकि एक और बात, 4√5 कुलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बताया था ना मैंने आपको। मिली, माइक्रो, नैनो में यूज़ करते हैं, तो कुलम हो भी नहीं सकता, माइक्रो कुलम ही होगा। ठीक है, तो 2 जगह से वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये चीज़ें देखो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +9e and +e are placed at a distance of 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखते हैं। एट वट पॉइंट बिटवीन these charges should a third charge, एक तीसरा चार्ज ऑफ Q, Q है वो, ठीक है, बी प्लेस so that it may remains at equilibrium। इक्विलिब्रियम पता है आपको, नेट फोर्स कितना होना, 0, वो है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +9e और +e के, उनके बीच में 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो सिंबलाइज करते हैं, ये ए ये बी, 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 16 × 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर इज 1/100, या 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो 16 सेंटीमीटर हो गया 16 × 10⁻² मीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, मीटर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसे भी कटना है उसने, सेंटीमीटर में ही आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चार्ज है 9e प्लस का और एक चार्ज है +e, और हमें बोला इसके बीच में एक तीसरा चार्ज क्यों प्लेस करना है, इनके बीच में कहीं भी करो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, बीच में मत करे करो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे Q को प्लेस करा और इसकी A से दूरी x मीटर मान ली। ठीक है, x मीटर ही मानोगे, सेंटीमीटर मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब x मीटर मान ली, और हमने बोला कि इस Q पे लगने वाला यहाँ नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमें बोल रखा है कि ये Q चार्ज अब मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब हमें देखना है इक्विलिब्रियम में लग रहा है, मतलब नेट फोर्स ऑन Q कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये देखना है कि Q पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है। तो आप देखो Q पे फोर्स 9e भी लगाएगा और E भी लगाएगा, क्योंकि दोनों के विसिनिटी या नियरनेस में है ये, तो दोनों इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। दोनों ने इस पे फोर्स लगाया, कैसे लगाएगा देखो, Q का भी साइन दे नहीं रखा, मतलब प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच में रिपेल रिपेल रिपेल। ठीक है, और मेरी कन्वेंशन मान लो कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसे कहाँ भेजे करो, बड़े चार्ज की तरफ। ठीक है, आपको पता नहीं है कि Q की वैल्यू क्या आने वाली है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट इसको या इसको ही दोगे। ठीक है, Q को मत देना, है ना, क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं। अगर ये बड़ा हो गया तो दोनों ऐसे आ जाएंगे, अगर बड़ा नहीं हुआ तो दोनों ऐसे जाएंगे, पर बनेगा 180। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और वो फोर्स इधर को लगेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट इसे ही देना है, इसे ही बड़ा मान रहे हैं, F1। सेम Q और E के बीच में जो फोर्स है F2 वो इधर लगेगा।
तो आपको भी दिख रहा है इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो नेट फोर्स 0 है, किसी को भी लिख दो, बड़ा माइनस छोटा या छोटा माइनस बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे नेट फोर्स ऑन क्यू 0 है, इसका मतलब F1 माइनस F2 0 आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, ये भी एक बात है, अभी देखेंगे। पहली बात देखो, F1 माइनस F2 भी लिख सकते हो, F2 माइनस F1 भी लिख सकते हो, है ना। F1 क्या है, F1 वो फोर्स है, F1 क्या है, F1 वो फोर्स है जो Q पे लगा, किसकी वजह से, E की वजह से। और F2 वो फोर्स है जो Q पे लगा, किसकी वजह से, E की वजह से, और दोनों रिपल्सिव हैं तो दोनों परे हो गए। अब बात करते हैं माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो जैसे हमें FQ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 11th वाला कंसेप्ट, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और थीटा कितना है 180, कॉस 180 कितना होता है -1 होता है। तो देखो F1 का स्क्वायर आया प्लस F2 का स्क्वायर आया, और यहाँ से -1 आया, वो माइनस इधर जाएगा, तो -2F1 F2 आ गया। इसका मतलब कुल मिला के बना F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2, आप पे बना F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और माइनस 2F1 F2। अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसलिए मैंने ये सीधा लिख दिया। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये लिखना नहीं है, ऐसा कर देना। अब F1 माइनस F2 0 हो गया, इसका मतलब F1 बराबर कितने के, F2 के। बताओ जरा कूलम्ब फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1। ये जो फोर्स है किन दो चार्ज के बीच है, Q और 9E, तो यहाँ लिखा Q मल्टीप्लाई बाई 9E, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, x का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, x का स्क्वायर ले लिया। इधर आप जब करोगे तो दोबारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, एक चार्ज तो Q है, दूसरा चार्ज E है, Q इंटू E अपॉन, अब देखो पूरा डिस्टेंस है 16, इतना x, तो ये क्या होगा 16 माइनस x होगा, समझ में आया ना, ये इतना सा कितना होगा 16 माइनस x, और आपको ही पता है साथ में इंटू 10 की पावर -2 चलेगा, है ना, ये भी मीटर ये भी मीटर, है ना। तो टोटल कितना हुआ 16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x होगा, है ना। एक काम करो, इसको भी सेंटीमीटर में लो, ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी तुम्हें, और इसको भी सेंटीमीटर में लो, झंझट ही ख़त्म, 16 सेंटीमीटर आ गया भाई, बस इतना। और ये कितना हो गया, अगर ये 16 पूरा ये x, तो ये कितना हुआ 16 माइनस x, समझ में आया क्यों ले रहे थे सेंटीमीटर में, मीटर में लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी इसलिए ले रहे थे, है ना। इंसानों को क्या देखना चाहिए, अपनी कंफर्ट जोन देखना चाहिए। तो अब देखो Q और E के बीच में कितना डिस्टेंस है 16 माइनस x, तो 16 माइनस x का क्या लिख दोगे, स्क्वायर लिख दोगे बच्चों, ये लिख दिया। अब क्या होगा, डिस्टेंस निकालना है आपको x, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और Q से Q कैंसिल, तो आप पे कुल मिला के क्या आया, आप पे कुल मिला के आया 9/x स्क्वायर, और इधर कितना आया 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब खिलाड़ी मत बनना कि इसका स्क्वायर इधर भेज रहे फिर मल्टीप्लाई कर रहे, कुछ नहीं, रूट लो, आसान पड़ेगा ना बच्चों, रूट लो। कहीं तुम इसे खोल रहे 256 ना, बेकार, 32x बेकार, रूट लो, रूट करोगे दोनों साइड, ऐसे रूट 9 का रूट 3, x स्क्वायर का रूट x, 1 का रूट 1, और 16 माइनस x का होल स्क्वायर का रूट होगा 16 माइनस x। अब अगर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 जा 48, 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x, और यहाँ पर आएगा x, तो 48 की वैल्यू कितनी आ गई, 3x इधर जाएगा 4x, 12 4 जा 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और 12 16 से कम ही है, पर आपको ये भी बताना है अच्छे स्टूडेंट कि 12 सेंटीमीटर कहाँ से, तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E, और इसी का उल्टा, क्योंकि ये 12 वो 16, तो इतना बचा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम E, ठीक है। जो हमारा चार्ज है Q, उसको A से 12 सेंटीमीटर में प्लेस करेंगे, और A मतलब 9E से 12 सेंटीमीटर में, और E से 4 सेंटीमीटर में रखेंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ थी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग स्पेयर्स ए एंड बी आइडेंटिकल हैं दोनों, आर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अपार्ट। सम डिस्टेंस अपार्ट। each has a charge of प्लस q कूलम, माइक्रो नहीं सिर्फ कूलम, एंड दे रिपेल, क्योंकि देखो सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो दे रिपेल ईच अदर विद 10⁻⁻5 न्यूटन, इतने से रिपेल करते हैं। अ थर्ड conducting uncharged sphere, third conducting uncharged sphere C, जो दोबारा आइडेंटिकल है ए और बी के जैसा ही है, इज फर्स्ट टच विद ए देन विद B and then place between, exactly है ना, between A and B, जरा सा भी इधर उधर नहीं। कैलकुलेट नेट फोर्स इन C, नेट फोर्स ऑन C पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। आपका दिमाग बोल रहा होगा कि ये वैसा ही है जैसे हमने वो 4 कंडीशंस वाला करा था ना, इसको छुआ उसको करा, वैसा वाला ये वैसे ही करना है। ट्राई करो, रुका हुआ हूँ मैं। चलिए, तो आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। पेन रोक दो, पेन डाउन। अब देखो क्या बोला इस क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चन ने बोला 2 स्पेयर हैं ए और बी, 2 स्पेयर हैं, ये परफेक्ट तो नहीं बने, और इनके सेंटर्स से डिस्टेंस आर है, इतने बड़े नहीं होते, तो सेंटर से ले या सरफेस से ले, बात एक ही पड़ेगी। दोनों पे प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू और इधर भी प्लस क्यू चार्ज है, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ 10⁻⁻5 न्यूटन। अब वो फोर्स चाहे आप इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, 2 होंगे, एक इस पे ये लगाएगा और एक इस पे वो लगाएगा, है ना। तो एक फोर्स दिखा देता हूँ मैं कहीं भी, तो लेटर से इधर ही दिखा दिया, कितना फोर्स है वो 10⁻⁻5 न्यूटन। सेम इधर भी लगेगा, है ना, ये है। अब हमने क्या करा, ये दोनों चार्ज थे,
अब हमने क्या करा, सबसे पहले कंडीशन वन क्या है, जो अनचार्ज स्पेयर है ना सी, यहाँ पे एक अनचार्ज स्पेयर है सी, उसको हम ए से टच करा दिए। तो अब कंडीशन 1 क्या है, जब ए और सी टच हुए, तो आपको पता है क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो इन, और एक ही मेटालिक स्पेयर हैं, एक जैसे हैं, तो इनमें चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये टच हो जाएंगे तो चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन बी, सी था ना, चार्ज ऑन सी लगभग बराबर होगा। ए पे चार्ज कितना है क्यू, सी तो अनचार्ज है, उस पर 0 कूलम चार्ज है, ठीक है, 0 कूलम चार्ज है। तो क्यू हो गया ए का, सी का हो गया 0 अपॉन में 2, तो दोनों पे q/2 चार्ज आ जाएगा, इतना याद रखना। अच्छा, कंडीशन नंबर 2 क्या है कि इसके बाद सी को चैन थोड़ी है, सी अब किस पे गया, बी पे, तो व्हेन बी और सी टच करें तो होगा क्या, बी और सी में चार्ज, टोटल जो चार्ज है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो, बी पे चार्ज कितना है क्यू और सी पे चार्ज कितना है, ये रहा q/2। बस हुआ नहीं अभी ख़त्म, आधा भी करना है इसे, तो कितना आया, मेरे हिसाब से 3q/4 आ गया। सीधा देखो 2q + q कितना हुआ, 3q, 2 गया नीचे तो 3q/4 आ गया। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, ये तो आना चाहिए। चलिए, तो फाइनल कंडीशन आ गई, इनको एग्जैक्टली बीच में रख दिया इनके। अब इनके बीच की डिस्टेंस r है, c को एग्जैक्टली यहाँ रख दिया, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई। अब सीधा फाइनल लिखते हैं और c पे जितना फोर्स है वो कैलकुलेट करते हैं। तो एक छोटी सी मैंने यहाँ पे स्पेयर्स बना दी इक्वल डिस्टेंस में। टोटल डिस्टेंस है r, इसको माना a, इसको माना b, इसको माना c। a पे फाइनल चार्ज है कितना, q/2, b पे फाइनल चार्ज कितना है 3q/4, और c पे भी फाइनल चार्ज कितना है 3q/4। ये मिड पॉइंट में है तो इतनी डिस्टेंस होगी r/2 और इतनी भी डिस्टेंस कितनी होगी r/2। हमें बताना है नेट फोर्स ऑन c कितना होगा। तो c पे देखो 2 फोर्स लगेंगे और वो दोनों फोर्स होंगे रिपल्सिव, है ना, वो दोनों फोर्स क्या होंगे, रिपल्सिव, ठीक है। दोनों फोर्स होंगे रिपल्सिव। आप ये देखो कि सबसे पहली बात, इतना सारा हो गया। अब सी पे, ठीक है, अब हमारा काम बस इतना है कि सी पे फोर्स निकालना है। और इस क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है क्या मामला गड़बड़ आ सकता है। सारा मिटाने से बढ़िया यहाँ पे अपने लिए जगह बना लो, ठीक है, जगह बना ली। अब देखते हैं, तो हमें निकालना है फोर्स ऑन सी। अब ध्यान से देखो, फोर्स ऑन सी पे जो फोर्स लगाएंगे वो बी भी है और ए भी है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, दो फोर्स होंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। चलो एक काम करते हैं, यहीं पे मेरे को कन्फ्यूज़न होता था, ये निपट गया शायद, ठीक है, कि फोर्स ऑन, हाँ इतना छोटा सा होता था कि फोर्स ऑन कौन पहले लिखा जाएगा, है ना। तो यहीं से ये पता चल गया कि फोर्स ऑन AC लिखेंगे और फोर्स ऑन BC लिखेंगे। टेक्निकल टर्म में तो नहीं हुआ, इसमें हो गया। देखिए फोर्स ऑन AC मतलब हुआ फोर्स एक्सपीरियंस बाय C ड्यू टू A। ये वैसे ही है 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसी है। तो फोर्स
एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए, ऐसे ये हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू बी। ये चीज़ समझनी थी मुझे, ये आ गई। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए और फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू बी। अभी सबसे मेन कंसर्न तो ये है कि बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो ये दोनों सेम साइन के हैं, आपने पुराने क्वेश्चन में देखा जब भी सेम साइन के होंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। आज देख भी लेते हैं, देखो इन दोनों के बीच में इक्वल है, इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो कहीं भी जा सकता है, या तो इधर को या तो इधर को, हमें कौन सा दिखाना है वो देखेंगे। आप ये देखो पहले 1/2 बड़ा है या 3/4। 1/2 होता है 0.50, 3/4 होता है 0.75। तो 0.75 ज़्यादा है, तो एक फोर्स तो इधर आ रहा होगा जो इसको लगेगा। ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है फोर्स ऑन किस पे, सी ड्यू टू ए, तो एफ ए सी लिखेंगे, अभी सीखा। ठीक है, और एक बी लगाएगा तो वो भी कहाँ जाएगा, इधर को। इधर को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि एक तो आपको ये भी पता है कि सारे साइन सेम है, तो रिपल्सिव होगा, और दो रिपल्सिव के बीच में कितना एंगल, 180 डिग्री, ऐसे ना 180 डिग्री। तो एक ही लगेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, पहले अगर करा हो हमने गलत तो आप सही कर लेंगे, है ना। तो ये दोनों चीज़ें पता चल गई। अब फोर्स ऑन सी लिखेंगे, तो फोर्स ऑन सी क्या हुआ, अब मेरे को देखना है बड़ा कौन सा है। चलो देख लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, माइनस तो नहीं है तो इधर अब माइनस लगा देंगे, एफ ए सी माइनस एफ बी सी होना था। अब करें क्या, ए सी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पे चार्ज कितना, Q/2, सी पे चार्ज कितना, 3Q/4, और डिस्टेंस कितना, यहीं गच्चा खाते तुम लोग। ए और सी के बीच में डिस्टेंस R/2 नहीं है, पूरा R है, तो यहाँ लिखोगे R का स्क्वायर, माइनस फोर्स बी सी के बीच में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो बी पे चार्ज है 3Q/4, सी पे चार्ज कितना है 3Q/4, और अपॉन में कितना है, R है या बी सी के बीच में R/2 है, तो R/2 है, और इसका कर दे स्क्वायर। सीखने वाली बात देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं थी, आपके लिए मेरे लिए ये थी, मैं तो बोलूँगा ये थी क्या, कि इसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे 1/2 पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए, तो हम लिखेंगे भी कैसे इसे, ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए या फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू बी, आज से। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, इसे अब यहाँ ले जाते हैं और यहाँ आराम से करते हैं ना, घूमना चाहिए ज़िंदगी में। तो पहली बात देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, बाहर निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बाहर निकाला, इधर भी है इधर भी है। और ध्यान से देखो ये भी R² है, ये भी R² बन जाएगा अगर 4 को कहाँ भेज दें, ऊपर। तो R² तो है अपन लोगों पे, तो यहाँ पे लिख देंगे आगे R²। उसके बाद देखो Q इंटू क्यू, Q² यहाँ से भी, Q इंटू क्यू, Q² यहाँ से भी, तो इस 1 को हटा के यहाँ पे लिख देंगे Q²। तो आप पे आया Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। अब सबसे मेन बात देखना है कि क्या क्या बचा। देखो तो यहाँ बचा 3, 4, 2, तो 3/8 बचा, तो अंदर बचा यहाँ पे कितना, 3/8। ठीक है, और दूसरा यहाँ से देखो, एक तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो 3 3 जा 9 तो है, 3 3 जा 9 तो है, और ये 4 भी ऊपर गया, ऊपर कहाँ, इधर थोड़ी जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना इनके पास। तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, तो यहाँ पे बचा -36, और अपॉन में 4 4 जा 16, 16 बचा। ठीक है जी, 16 बचा। कैसे, देखो ये जो 4 था इसने जाना था इनके पास, है ना, इन दोनों के पास। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और 4 4 जा 16, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद 2 8 जा 16 और 2 18 जा 36, 2 8 जा 16 और 18 2 जा 36, 8 आ गया। बहुत बढ़िया, अब लग रहा है क्वेश्चन सही है। Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और देखो 8 LCM, यहाँ से 3 और यहाँ से 18, तो कितना आया, -15, -15 आगे,
8b यहाँ, फिर बचा q², फिर बचा 4πε0 और यहाँ बचा r²। ये आपका आंसर हो गया। 1/4πε0 की वैल्यू पिछली क्लास में हमने देखी थी, कितनी होती है? 9 × 10⁹ होती है। और आखिर में आप पे q²/r² बच गया। अब बस एक चालाकी करना, वो क्या चालाकी है? क्योंकि कल ही हमने देखा था जैसे न्यूटन्स लॉ में F = -gm1m2/r² लिखते हैं, यहाँ पे माइनस पहचान होती है किसकी? अट्रैक्शन की। और यहाँ पे भी माइनस आया फोर्स में, मतलब ये भी पहचान है अट्रैक्शन की। पर जब सारे फोर्सेस सेम है तो ये होना चाहिए रिपल्शन। क्या होना चाहिए? रिपल्शन होना चाहिए। इस माइनस को कैसे गच्चा दें, इसको कैसे उल्लू बनाएं? तो इसे प्लस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। आप पहली बारी में नहीं कर सकते, ये बाद में ही कर पाओगे, और कुछ तो करेंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है यहाँ पर माइनस है। तो आप लोगों पे एडवांटेज है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। यहीं से पता चला ये रिपल्सिव है। फाइनल आंसर ऐसा है। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, न्यूटन्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। फिर एक बहुत आप लोगों के लिए एक आंखें खोलने वाला क्वेश्चन करेंगे, पर अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो न्यूटन्स लॉ होगा, सॉरी न्यूटन्स क्यों, कूलम देखेंगे ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो देखो कैसे देखेंगे, एक काम करते हैं, ये ओरिजिन बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी 2D सिस्टम लेते हैं और लेटर से यहाँ पे दो चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2। अभी साइन नहीं देखते, इनके मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, है ना, Q1 और Q2। और आपको 11th में एक कंसेप्ट मैंने बताया था, किसी भी पॉइंट को अगर आपको वेक्टर बनाना है तो हमें ओरिजिन की मदद लेनी पड़ती है, और जो वेक्टर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर हो गए, क्योंकि ये 1 है तो इसे R1 वेक्टर बोल देंगे, और क्योंकि ये 2 है तो इसे बोल देंगे R2 वेक्टर। अब कहीं आपके दिमाग में घूम रहा होगा, ऐसे तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए भी करा था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगी जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा 1 और 2 के बीच का। डिस्टेंस ये भी है कि ऐसे घूम के जाओ, डिस्टेंस ये भी है ऐसे घूम के जाओ, और सबसे छोटा डिस्टेंस ये है, तो ये चीज़ हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगी। और इसकी दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो R2 - R1 और या तो R1 - R2, कैसे भी, है ना। क्योंकि जब हम ऐसे जाएंगे तो 2 फाइनल है और 1 इनिशियल है, तो R2 - R1, और जब हम ऐसे जाएंगे तो फाइनल R1 हो गया और इनिशियल R2 हो गया। तो R2 - R1 आपको ये पता है R12 होता है, और R1 - R2 होता है R21। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स आ गए, और इन्हीं के साथ इनके यूनिट वेक्टर्स भी घूम रहे होंगे। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या है? यूनिट वेक्टर्स का काम है इन R12 और R21 को अपनी डायरेक्शन देना। R12 और R21 में अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उन्हें डायरेक्शन किसने प्रोवाइड करी? यहाँ के रहने वाले यूनिट वेक्टर ने, ठीक है। अब देखो हमें समझ में आ गया जो अभी पढ़ा, कि इन दोनों के बीच में दो फोर्सेस होंगे, F12 और F21। आपको ये पता है इसे लिखना कैसे था? अभी हमने पढ़ा, 2 पे लगा 1 की वजह से, 1 पे लगा 2 की वजह से। लिखेंगे क्या? फोर्स ऑन
2 पे लगा 1 की वजह से सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और 1 पे लगा 2 की वजह से, तो फोर्स ऑन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, ये 2 तरीके से हम इसे लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और फोर्स ऑन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब यहाँ पे इन्हें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी करा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा Q1 को डिस्प्लेस करके यहाँ लिखेंगे, और देखो यहाँ पे जो Q1 है उस पर फोर्स लग रहा है, लग रहा 2 की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑन 1 पे लग रहा है, 1 ड्यू टू 2, तो F21 यहाँ होगा। थोड़ा इसे भी डिस्प्लेस करेंगे, Q2 इधर लिखेंगे, और जो नीचे वाला फोर्स है वो इस पे लग रहा है Q2 पे, तो फोर्स लग रहा है 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो F12 यहाँ होगा। तो ये आपके 2 फोर्सेस आ गए। यहाँ कैसे लिखना है इसे वेक्टर फॉर्म में, दोनों की डायरेक्शन ही तो फ़र्क है, एंगल कितना है इनके बीच में, 180 डिग्री है, 180 डिग्री इनके बीच में एंगल है। ठीक है, तो फोर्स ऑन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो लिखोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, यहाँ पे भी Q1 Q2। अब ध्यान से देखो, ऐसा लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे R लिखेंगे, 1-2 की बात कर रहे हैं तो 1-2 ही लिखेंगे, वेक्टर बनाएंगे, और मॉड से मतलब है, ऐसे यहाँ पे R 2-1 है तो 2-1 लिखेंगे, वेक्टर बनाएंगे और मॉड का स्क्वायर लिखेंगे। पर फिजिक्स में एक कन्वेंशन है, क्या कन्वेंशन है, कि अगर आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी को देखना होता है तो रेफरेंस पॉइंट वही नहीं हो सकता, कि अगर आपको 2 पे लगने वाला फोर्स देखना है तो आप यहाँ नहीं हो सकते, आपको उस साइड से देखना पड़ेगा। और अगर आप 1 पे देखने वाला फोर्स ऑब्जर्व करना चाहते हो कि 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको इधर से देखना पड़ेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लगने वाले हैं वो 2-1 और 1-2 नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ऑब्जर्व दूसरी पॉइंट से करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारे यूनिट वेक्टर होंगे वो अगर यहाँ 1-2 है तो यहाँ 2-1, देखो 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2, ये यूनिट वेक्टर्स इनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि अगर F12 फोर्स ऑब्जर्व करना है, मतलब दूसरे पे 1 कितना लगा रहा है, तो आपको 1 से देखना पड़ेगा, और 1 पे 2 कितना लगा रहा है तो 2 से ही देखोगे, ऑब्जर्व, है ना, ये चीज़ें। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म होती हुई, यहीं से हमें पता चला, क्योंकि सिंस R12 वेक्टर नेगेटिव है R21 वेक्टर का, देखो एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे एक ऐसे, तो R12 और R21 एक दूसरे के नेगेटिव हैं इन डायरेक्शन, आप ये मत बोलना मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो दोनों फोर्स के लिए ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये भी सेम, ये भी सेम, फ़र्क डालेंगे ये दोनों, पर ये दोनों भी तो इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से समझे, F12 माइनस F21, तो F12 माइनस F21। ठीक है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के, मैंने कल भी बताया था, चाहे कुलम है पर न्यूटन ने दे दिया था तो इसलिए न्यूटन्स ही बोलेंगे। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के एक्शन रिएक्शन पेयर्स कहलाएंगे। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में 1 मार्क्स में लिखने में आएगी, 2 मार्क्स में डेरिवेशन भी आ सकती है, आप लोगों को लिखना है। मेन पॉइंट ये है 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2। लिखना कैसे है, अगर 2 एक्सपीरियंस कर रहा है 1 की वजह से, तो फोर्स ऑन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, ये याद रखना। तो इतनी ही चीज़ थी। तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन।
आखिरी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with vertical important है, when equilibrium is attained, show that q square is equal to 4mg L square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught, 4m GL स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया क्वेश्चन, सोच समझ के करेंगे। न्यूटन्स लॉ में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे ना, उसी को देखना है यहाँ पे अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन। करेंगे कैसे, समझेंगे पहले। आपसे देखो क्या बोला, आपसे ये बोला कि 2 स्मॉल स्पेयर्स हैं, दोनों का मास mkg और चार्ज q कूलम। इनको हमने सस्पेंड करा फ्रॉम अ पॉइंट, सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच L मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास। थ्रेड का मास नेग्लिजिबल है। यहाँ से मैं ये समझा कि एक पाइवट स्टैंड होगा, इंसुलेटिंग स्टैंड है, और यहाँ से हमने थ्रेड लेके, ठीक है, थ्रेड मान लो अभी के लिए 2 अलग अलग दिखा रहा हूँ, है ना। ये 2 इक्वल थ्रेड है, दोनों की लेंथ इन्होंने बोला L मीटर है, और यहाँ पे हमने 2 स्पेयर लगा दिए। दोनों स्पेयर कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, दोनों का मास m, चार्ज q, दोनों में चार्ज q है। अब हमेशा ये ऐसे थोड़ी रहेंगे, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। आप बताओ रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये पास आना चाहेंगे, ऐसे होना चाहेंगे, या दूर जाना चाहेंगे। ऑब्वियसली फिर दूर जाना चाहेंगे। बट आप इनिशियल लाइन याद रखना, ये वाली है ना, ये इनिशियल लाइन याद रखना। अब ये ऐसे हो जाएंगे। तो फाइनल डायग्राम बनाते हैं जो काम का है। काम का डायग्राम क्या है, काम का डायग्राम ये है कि यहाँ पे एक पाइवट स्टैंड है, ठीक है। लेट अस से पॉइंट्स की इनिशियल लाइन ये रही, ऐसा है ना, इनिशियल लाइन ये थी, अब ये ऐसे हो गई। आपको भी पता है इसका कारण क्या था, रिपल्सिव फोर्स था। दोनों की लेंथ कितनी है, L है, इधर भी L और इधर भी कितनी L है, ठीक है, L है। यहाँ पे भी 2 मास है, मास m लिख लेते हैं और चार्ज कितने लिख लेते हैं, q। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग गया, रिपल्सिव, है ना। इधर भी एक फोर्स कितना होगा, F, और इधर भी एक फोर्स कितना होगा, F। फिर वही बात, दोनों चार्ज सेम है। अगर आप इन्हें A भी बोल लो तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन
इसे ए बोलोगे, इसे बी बोलोगे अगर, तो ये होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। पर आज तो सेम है, आज तो चार्ज सेम है, तो हम क्या करते हैं, एक ही फोर्स दिखाते हैं, ठीक है, इस एफ को बना देते हैं। जैसी कंडीशन इसके साथ होगी वैसी इसके साथ भी लगेगी, क्योंकि लेंथ सेम है, मास सेम है, चार्ज सेम है, सब चीज़ सेम है कंडीशन। अब उन्होंने बोला इतना तो हमारा हो गया, उन्होंने बोला थीटा इज़ द एंगल, थीटा वो एंगल है जो थ्रेड वर्टिकल के साथ बना रही है जब इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब देखो ये हॉरिजॉन्टल होता है, अगर मैं यहाँ एंगल बना दूँ थीटा तो वो गलत होगा। हमें बोला थीटा वो एंगल है जो थ्रेड जो है, ये थ्रेड वर्टिकल के साथ बना रही है, इसका मतलब ये चीज़ भाई, थीटा जो एंगल है वो थ्रेड वर्टिकल के साथ बना रही है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा हो गया। सेम चीज़ यहाँ होगी, थीटा करने की ज़रूरत नहीं है, एक से ही निकल जाएगा आंसर। अब मेन बात क्या है कि शो करना है कुछ ऐसी चीज़ें, और ये थीटा एंगल फ्लक्चुएट करेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब बढ़ेगा, है ना। जैसे फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आएगा तो फिक्स हो जाएगा, उस चीज़ को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये थीटा एंगल जो आपको दिख रहा है ये कब है, जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड हो गया। पहले तो ये फ्लक्चुएट करेगा, पहले इतना रहेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। अब जब इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब सारी बातें काइनेमेटिक्स की, ठीक है। चलिए एक दो काम करते हैं। पहली बात बताओ, अगर मैं ऐसा बना दूँ, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट की वजह से कितना होना चाहिए, थीटा। इतना सही है कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, थीटा। देखो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए थीटा होना चाहिए। इतना क्लियर। अब देखो मैं एक दो काम कर रहा हूँ, एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, और एक ये चीज़ हो गई। क्या करा सर ये, आप देखो ये रस्सी है, जब भी रस्सी होती है तो कौन सा फोर्स आता है, टेंशन। जब भी रस्सी होती है तो कौन सा फोर्स आता है, टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन आ गया, स्प्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम, यहाँ अलग अलग थी पर ऑब्वियसली सारी कंडीशन सेम है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, और मास m को अर्थ नीचे कितना खींचेगी, mg वेट से, तो नीचे कितना आ गया, mg आ गया, ठीक है। अब ये जो t है इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखो t ये रहा, जब भी एंगल की तरफ ले जाऊँ, किसकी तरफ, एंगल की तरफ, जरूरी नहीं है तुम्हें आदत इसकी है ना, गलत। जब भी t को एंगल की तरफ ले गए तो t का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन या कॉस, कॉस आएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं पर उसे कैसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ t को जब एंगल की तरफ रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, t कॉस थीटा आना चाहिए। थीटा एंगल है, ये t है, t को अगर एंगल की तरफ रिजॉल्व करेंगे, देखो एंगल की तरफ जाना है, ये एंगल है, तो ये आएगा t कॉस थीटा। नीचे तो जा ही नहीं सकते, नीचे एंगल ही नहीं है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये वाली देखो 90 है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वह साइन होगी, तो ये आएगा t साइन थीटा। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई, ये मास यहाँ टिका क्यों है, क्योंकि ये जो F फोर्स है ये तो इसे ड्रिफ्ट करते रहेगा, पर इस F फोर्स को किसने रोका, t साइन थीटा ने। देखो t ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये नीचे, वो वहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये नीचे, वो वहाँ, तो t साइन थीटा जो है वो फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आई होगी और ये घूम नहीं रहा होगा। अब ये नीचे भी नहीं जा रहा, एक इसकी होगी ना स्ट्रेन लिमिट, टेंसाइल लिमिट, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, टी कॉस थीटा, तो इसे तोड़ने भी नहीं दे रहा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ऐसी कंडीशन यहाँ होगी तो ध्यान से देखो, एफ इधर बनाना नहीं है, टी ऊपर, ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा, समझ में आ रहा है। और थीटा अगर ये, तो ये टी है, तो ये कितना आएगा, कहाँ से, यहाँ से, ये टी है, तो ये टी है, तो ये टी की वजह से यहाँ कितना आएगा कॉस, इधर कितना आएगा साइन, नीचे कितना आएगा mg, तो साइन इधर आ रहा है और वो फोर्स को रोकेगा, और जो टी कॉस थीटा है वो mg को रोकेगा। बात वही है, घूम के वही सारी बातें आनी है। अब सिंपल सी बात, एट इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, वर्टिकल फोर्स बैलेंस और हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, टोटल बैलेंस गया। तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg बैलेंस कर रहा होगा, पहली इक्वेशन। और टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, f बैलेंस कर रहा होगा। टी कॉस थीटा को mg, टी साइन थीटा को f, ये दोनों बैलेंस हो गए। कहीं ना कहीं आपको टेन चाहिए, टेन चाहिए ना बच्चों।
10 आ भी सकता है। एक काम करेंगे, किसी तरीके से पहले फोर्स को लिखें तो क्या चीज़ है ना, क्योंकि वहीं से क्यू स्क्वायर आएगा जो हमें चाहिए। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट से जो फोर्स है वो कितना आना चाहिए, फर्स्ट से फोर्स आनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। ये हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस कितना है इनके बीच का। तो अगर आप अभी इनिशियली आर मानना चाहो तो मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है, आप आर मान लो इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो दोनों में चार्ज क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू ना मैं इसे क्यू स्क्वायर लिख दूँ, क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब हुआ क्या, इसको फर्स्ट में डालो, फर्स्ट में डालेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट देखो क्या आया, टी साइन थीटा। एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आ गई। अब ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन थी, टी साइन थीटा इतने के बराबर आ गया, क्यू स्क्वायर चाहिए, इसको थर्ड मानते हैं। थर्ड मान के फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करते हैं, क्योंकि टी है नहीं यहाँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें चाहिए, क्यू स्क्वायर हमें चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, 4mg भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले क्यू दोनों को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। तो यहाँ आया, सेकंड को करना पड़ेगा थर्ड से, सेकंड को करेंगे तो बात तो वही पड़ जाएगी, है ना। थोड़ा बना के देखो इसे कैसे होगा, तब तक मैं देखता हूँ इन्होंने क्या करा, क्योंकि सारी कंडीशन ठीक ही है। चलो समझ में आ गया। देखो फोर्स आपने लिखा, वेल एंड गुड, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो। चलो बहुत बढ़िया। किसी तरीके से 10 लाना है, तो 10 के लिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा, और ये आर भी जाना चाहिए। सेकंड को फर्स्ट से करेंगे तो सेकंड में एफ है, इधर है एम जी। तो अगर एफ अपॉन एम जी हुआ तो यहाँ पे होगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा। ये होगा, टी से टी कैंसिल। देखो एफ अपॉन एम जी बराबर टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके टेन थीटा की वैल्यू एफ बाई एम जी आ गई। कहीं तो रखेंगे संभाल के। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एफ बाई एम जी आ गई। अब क्या कर सकते हैं, देखो टेन थीटा आ गया, एफ की वैल्यू तो हमें ये भी पता है, तो फ्रॉम थर्ड, हाँ थोड़े डिस्टर्बेंस आ गया ना, इंटरप्शन। हाँ मैं यहाँ था, मैं क्या बोल रहा था, देखो आपने इक्विलिब्रियम बना दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिर्फ इतना है, इसके बाद सिर्फ इतना है कि देखो इसको, ये नीचे वाला बैलेंस कर रहा होगा, टी कॉस थीटा को बैलेंस किसने करा, एम जी ने, और टी साइन थीटा को बैलेंस किसने करा, एफ ने। अब इसको पहला मान लो और इसको दूसरी इक्वेशन मान लो, टी कॉस थीटा बराबर एम जी को फर्स्ट और टी साइन थीटा बराबर एफ को सेकंड। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल सी बात ये करनी है कि जो फोर्स है ना वो निकालो। तो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों स्पेड पे चार्ज सेम है, क्यू इंटू क्यू कितना, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस था नहीं तो अपने मन से माना कितना, आर, ठीक है, तो आर स्क्वायर मान लिया। अब क्या करो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एफ बाई एम जी, एफ बाई एम जी बराबर टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। तो टी से टी कैंसिल हुआ, साइन अपन कॉस आपका टेन बना, टेन थीटा एफ बाई एम जी आ गया, चाहिए भी था, टेन थीटा चाहिए था। तो अगर टेन थीटा एफ बाई एम जी है, भाई एफ की वैल्यू तो ये रही, तो टेन थीटा इज एफ की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और अपॉन में एम जी आ गया।
अब ये आर स्क्वायर हट जाए तो बाकी सारी चीज़ें हमें काम की है। देखो टेन थीटा चाहिए, 1/4 पाई चाहिए, क्यू स्क्वायर चाहिए, एम जी चाहिए, 4 आना चाहिए कहीं से, साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए और ये आर स्क्वायर जाना चाहिए। उसके लिए देखो क्या करेंगे, थीटा को छोटा मानो तो अगर थीटा यहाँ से है उसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जा लो, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इतनी सी बॉल है, 1-2 ग्राम की बॉल है, तो थीटा बहुत छोटा है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, थीटा छोटा है तो ऐसा करा जा सकता है। ठीक है, छोटा था तो करा गया, तो थीटा यहाँ तक आ गया। अब ये पूरी चीज़ जो है थीटा है, इतनी पूरी चीज़। अब ध्यान से देखो, ये थीटा, ये पूरा आर, भाई ये चीज़ एंगल बाइसेक्टर है, तो इस आर को ये 2 पार्ट में तोड़ेगी, r/2 और r/2। ध्यान से देखना, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये चीज़ जिसमें ये एंगल थीटा, ये वायर की लेंथ l, इतना पार्ट r/2। अब l तो चाहिए, l भी नहीं था, और r/2 भी है, ये पता नहीं है, ये बेस है ना, इसके लिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। तो कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए जो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे। तो कोसाइक हो सकती है, साइन हो सकती है, तो साइन लगाया, साइन होता है परपेंडिकुलर r/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज l। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आई, देखो ये 2 नीचे जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू आई r/2l, पर आपको यहाँ आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो कैसे आएगी, आर की वैल्यू तो हुई 2l साइन थीटा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर। ये आर स्क्वायर आप यहाँ पुट करो, ये आर स्क्वायर आप यहाँ पुट करो, तो देखो क्या आता है। अगर हम यहाँ पुट करें तो देखो टेन थीटा ऐसी, देखो क्यू स्क्वायर यहीं, ये 4πε0 mg के साथ नीचे जाएगा, उसे फ्लैश में लिखूंगा बच्चों, है ना। तो देखो क्यू स्क्वायर यहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू वो भी नीचे जाएगी, तो फ्लैश में लिखते हैं, है ना। क्यू स्क्वायर यहीं, 4πε0 नीचे गया, mg भी देखो नीचे गया, 4πε0 के साथ कौन गया नीचे, mg, और आर स्क्वायर भी नीचे गया। देखो क्यू स्क्वायर है सिर्फ ऊपर, आर स्क्वायर 4πε0 mg नीचे गए, तो 4πε0 mg और आर स्क्वायर भी था, पर आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही, कितनी है, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यही आएगी। देखो ये 4πε0 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो आप पे एक तो टेन थीटा आना चाहिए, जी आ रहा है, 4πε0 आना चाहिए, जी आ रहा है, mg आना चाहिए, आ रहा है, 4 चाहिए, आ रहा है, l स्क्वायर चाहिए, आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा इंटरप्शन हो गया था बीच में, थैंक यू, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।